गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज अपन इंग्लिश की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, क्लास शुरू करने से पहले अपन बात करें कि इंग्लिश एक भाषा है और किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसकी जो वर्णमाला होती है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कि जैसे अपन हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं, उससे पहले हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें जो ए आई और कक्का होता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी एक भाषा है और इसकी जो वर्णमाला होती है वो ABCD होती है। तो अपन यहां से ही बिल्कुल जीरो लेवल से ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक सामान्य विद्यार्थी से लेकर के जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए अपन क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं कि इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, इसमें स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। There are 26 letters in English language. अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, which is called alphabet, जिनको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। These letters are divided in vowels and consonants. जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है, इनमें जो 26 अक्षर होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर होते हैं और दूसरा भाग होता है कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। देखो, यदि किसी भी जो भाषा होती है उसमें स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण अपन बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के कर सकते हैं, और कॉन्सोनेंट एक ऐसे वर्ण होते हैं जिनका अपन स्वरों की सहायता से ही उच्चारण करते हैं, और इनका ना तो स्वरों का और ना ही व्यंजनों का अकेले कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात जब अपन स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला के लिखते हैं तभी कोई शब्द बनता है, और शब्दों से फिर क्या बनते हैं, फ्रेज अर्थात वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश से बनते हैं क्लोज अर्थात उपवाक्य बनते हैं, और उपवाक्यों से बनाए जाते हैं सेंटेंस। तो देखते हैं इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उनको वोवल्स कहते हैं। इंग्लिश में स्वरों क्या क्या कहते हैं, वोवल्स। ये 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ये अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, तथा 26 जो ABCD के अक्षर होते हैं उनमें जो शेष रह गए 21 उनको कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 स्वर होते हैं और शेष 21 व्यंजन होते हैं। अब बात करें आगे यूनिट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में ये जो वर्ण होते हैं इनकी कौन कौन सी इकाइयां होती है और इनका किस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो इनसे बनते हैं वर्ड अर्थात शब्द। क्या बनते हैं, शब्द। और शब्दों से क्या बनाए जाते हैं, फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। और फ्रेज मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, क्लोज अर्थात उपवाक्यों का। और क्लोज से क्या बनाए जाते हैं, सेंटेंस अर्थात वाक्य बनाए जाते हैं। वर्ड क्या होते हैं, वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का ऐसा समूह है, वर्णों का ऐसा समूह है विच हैज सम मीनिंग्स, जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए, देखो अपने एक एग्जाम लिखा राम। अब इसमें देखो आर क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के साथ जब स्वर मिलेगा तभी वो जो वर्ण होता है उसका अर्थ सार्थक होता है। तो सब वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे ही कहते हैं वर्ड अर्थात उसको कहते हैं शब्द। तो जैसे अपन ने यहां लिखा आर, और आर जब अपन कोई व्यंजन लिख रहे हैं तो उसके बाद में क्या आना जरूरी है, स्वर। तो इसके बाद में अपन ने लिखा ए क्या है, स्वर है, और फिर क्या लिख दिया अपन ने वापिस एम क्या है, व्यंजन है। जब ये मिल गए और इनके मिलने से जो इस शब्द बना वो बन गया राम। तो राम एक सार्थक शब्द है, अर्थात
शब्दों का ऐसा वर्णों का ऐसा समूह है जो कुछ अर्थ देता हो, उन्हें ही शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से अपन ने बनाया काव, इसी प्रकार से बनाया राइट, और इसी प्रकार से बनाया गुड। इनमें क्या है, ये इसका क्या है, व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है। अर्थात स्वर और व्यंजन मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में शब्द मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, फ्रेज अर्थात वाक्यांश का। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सेंस बट नॉट कंप्लीट। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। अर्थात उसका जो अर्थ होता है वो एक तरह से अधूरा होता है, किसी दूसरे शब्दों पर अर्थ, उसका पूर्ण अर्थ डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के जो शब्दों का समूह होता है उसको कहते हैं फ्रेज। अर्थात वाक्यांश का मतलब होता है वो किसी वाक्य का भाग होता है, अंश होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए अपन, सी लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 16। उसने घर 16 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो फ्रेज है वो कौन सा है। इस वाक्य का जो अंश है, भाग है, वो फ्रेज का काम कौन सा कर रहा है, एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में या 16 वर्ष की अवस्था में। तो ये जो शब्दों का समूह है ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है कि 16 वर्ष की अवस्था में क्या, भाई 16 वर्ष की अवस्था में क्या क्या है, क्या किया, किसने क्या किया, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है। तो इसका जो भाग है ये कहलाएगा फ्रेज, ये कहलाएगा फ्रेज। और जब अपन इन पूरे वाक्य को देखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस। इसी प्रकार से अपन दूसरे वाक्य में देखते हैं, आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस। मैं मुस्कुराते हुए चेहरे को पसंद करता हूं, या मुझे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है। तो ये स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये इसमें किसका काम कर रहा है, फ्रेज का। तो इसमें ये जो अंडरलाइन शब्द है ये भी क्या है, फ्रेज है। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य में, दे रेस्टेड एट सनसेट। वे सूर्यास्त के बाद में आराम करते हैं। तो एट सनसेट आराम करते हैं। अब क्या करते हो, एट सनसेट सूर्यास्त होने पर, सूर्यास्त होने पर, ये जो हिस्सा है, ये जो वाक्य का भाग है, ये भी इसमें क्या है, फ्रेज का काम कर रहा है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है उसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी की वर्णमाला कहते हैं। और इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को दो भागों में बांट दिया, स्वर एंड व्यंजन। स्वर 5 होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो 21 होते हैं। इसी प्रकार से अपन ने आगे देखा कि ये दोनों प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से फ्रेज बनाए जाते हैं, फ्रेज से क्लॉज बनते हैं और क्लॉज से क्या बनते हैं, सेंटेंस। अब आगे अपन देखते हैं क्लॉज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे क्लोज। क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स having subject and verb, having subject and verb and
gives sense but not complete। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है और वो क्या देता है, अर्थ देता है, लेकिन उसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, उसको कहते हैं उपवाक्य अर्थात क्लोज। फ्रेज में भी शब्दों का समूह होता था, वो भी क्या पूरा अर्थ नहीं देता था, लेकिन क्लोज में क्या होते हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को ले, दे रेस्टेड when evening came। They rested when evening came। अपन इसमें देख रहे हैं कि ये वाक्य है, इसमें देखो दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, when evening came, जब शाम हो गई। तो अब इस जो वाक्य का जो ये भाग है इसको अपन देखते हैं, तो इसमें देखो इवनिंग एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और केम एक वर्ब का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और इसका अर्थ भी है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हो गई, जब शाम हो गई, तब क्या हुआ, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो इसका वाक्य का भाग है इसको कहते हैं क्लोज, CLA, अर्थात इसको कहते हैं क्लोज उपवाक्य। इसी प्रकार से अपन दूसरा वाक्य देख ले, यू में सिट whenever you like। इसमें अपन देखते हैं whenever you like, इसमें you एक सब्जेक्ट है और like एक वर्ब का काम कर रहा है, तो ये भी क्या है, इसमें क्लोज है। इस प्रकार से अपन ने इन दोनों में जो अंतर है वो देखा कि फ्रेज में भी शब्दों का समूह होता है, अर्थ देता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। जो क्लोज होते हैं इनमें भी शब्दों का समूह होता है, अर्थ देता है, लेकिन इसमें इसके साथ एक चीज होती है और होती है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, और ये भी कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो शब्दों का ऐसा समूह है जो अर्थ देता हो लेकिन कंप्लीट नहीं देता, उसको फ्रेज कहते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है और अर्थ भी देता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, उसको कहते हैं क्लोज अर्थात उपवाक्य। इसके आगे अपन देखते हैं उपवाक्य के बाद में सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट and verb, having subject and verb and
कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है और वो अर्थ भी पूरा देता है, उसको कहते हैं अपन सेंटेंस। तो इस प्रकार से अपन ने इन तीनों को जाना। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, when I get up, when I get up in the morning, in the morning I take a cup of tea, I take a cup of coffee। अपन इस वाक्य को देखते हैं तो इसमें देखो सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी और इस वाक्य का जो अर्थ है वो अर्थ भी पूरा होता है, अर्थात इसका अर्थ भी कंप्लीट है। ये वाक्य अपना जो अर्थ है वो भी एक प्रकार से पूरी तरह से देता है। When I get up, जब मैं उठा, in the morning, सुबह, I take a cup of coffee, तो मैंने एक कप कॉफी ली। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो अंग्रेजी होती है इसमें जो वर्ड होते हैं, वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज से क्लोज बनते हैं, क्लोज से फिर सेंटेंस बनते हैं और इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस को अपन देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। You are a man, you are a man, तुम एक आदमी हो, तुम एक आदमी हो। तो इस सेंटेंस में अपन देखते हैं कि इसके जो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखो, एक तो यू और आर ए मैन, एक आदमी। यहां से अपन इसके दो भाग करते हैं, अर्थात वाक्य में जो शब्द कर्ता का काम करता है, अर्थात सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, एक भाग जो सब्जेक्ट का काम करता है और एक भाग जो सब्जेक्ट की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। तो जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट कहते हैं, अर्थात उसको विधेय कहते हैं। और जो भाग कर्ता का काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य के दो भाग हो सकते हैं, एक जिसमें सब्जेक्ट आता है और दूसरा जिसमें आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो होते हैं वोवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वोवल्स 5 होते हैं। ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों से फिर क्या बनते हैं? फ्रेज बनते हैं। शब्दों से बनते हैं फ्रेज, और फ्रेज से फिर इसके बाद में क्या बनते हैं? क्लोज, और क्लोज के बाद में बनते हैं सेंटेंस। अपन ने इन सब के बारे में देखा कि वर्णों का समूह है जो अर्थ देता है उसको वर्ड अर्थात शब्द कहते हैं, और शब्दों का समूह है जो अर्थ देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता है उसको फ्रेज कहते हैं। और इसके बाद में शब्दों का ऐसा समूह है जो अर्थ भी देता है, जिसमें कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, इसको क्लोज कहते हैं। और फिर अंत में अपन ने देखा कि सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और वो अपना अर्थ भी पूरा देता है, उसको अपन कहते हैं सेंटेंस। फिर अपन ने देखा कि सेंटेंस के कितने भाग हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक भाग जिसमें सब्जेक्ट होता है, और एक भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और जिस भाग में सब्जेक्ट के विषय में कोई जानकारी दी जाती है या सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है उसको प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी। अपन अब कल से जो रीट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज 0 लेवल से जितना हाई लेवल में कंपटीशन में अपने रीट लेवल और स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती है उनको लेकर के अपन कल से टॉपिक शुरू करेंगे। ये केवल इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसके बारे में सामान्य जानकारी थी कि किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णों का प्रयोग अपन करके शब्द बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और फिर इस प्रकार से अपन एक पैसेज बना सकते हैं। तो थैंक यू। आगे की बात अपन करेंगे कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।